आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके संपूर्ण इतिहास एनसीईआरटी सार की इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग नई और पुरानी दोनों एनसीईआरटी के मिले जुले जितने महत्वपूर्ण तथ्यों हैं उनको अध्ययन कर रहे हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो एक सेकेंड गंवाए बगैर तत्काल, जैसा कि आपको मालूम है, इस क्लास का उद्देश्य ही है कि आपका कंसंट्रेशन टूटे ना, एकाग्रता पूर्वक आप पूरे लेक्चर को शुरू से लास्ट तक जब आप कंप्लीट कर पाएंगे तो ही आपके जाकर के हाथ में कुछ लगेगा। हमने बार बार कहा कि इतिहास में एक सीक्वेंस होता है, एक क्रमबद्धता होती है। सो पहले लेक्चर से कंटिन्यू आते आते आप आइएगा। आज हम चौथे लेक्चर पर आ चुके माय डियर, जिसमें हम आपको इतिहास का परिचय करवा रहे हैं मेरे दोस्त। तो आप अगर उन चीजों को ध्यान देखेंगे, और मैं कहता हूं कि जब आप अगला लेक्चर करो तो कम से कम पिछला थोड़ा सा रिकॉल कर लो। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालें तो पिछले में हमने आपको क्या बताया था, खास तौर पे प्रमुख संवतों को आपको जानकारी दी थी, है ना। अब चाहे वो शक संवत हो, विक्रम संवत हो, कली संवत हो, सप्तर्षि संवत हो, ऐसे तमाम संवत के बारे में हमने आपको जानकारी दी और कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया। तो अब आइए शुरू करेंगे आज के शानदार सेशन को। और आज जब हम आपके सामने डिस्कस करने जाएंगे तो सबसे पहले आज आपको समझा दूंगा इतिहास का विभाजन। इतिहास का पूरा विभाजन बताने के बाद परीक्षा के कुछ वो अनछुए पहलू हैं, जैसे हमारे कुछ महान व्यक्तित्व हैं जिनके बचपन के नाम क्या थे, उनकी उपाधियां क्या रही हैं। इस तरह की कई महत्वपूर्ण चीजों को आज के सेशन में परिचय के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के जैसे मैं आज शुरुआत करूंगा तो पहले आप देखें कि भाई बात आती ये है कि हमारे पास हमारा भारत का इतिहास। तो जैसे हमने कहा भारत का इतिहास, तो अब आप देखिए भारत के इतिहास के विभाजन के लिए आप क्या सोच पा रहे हैं। तो सोच पा रहे हैं भाई, फटाफट एक बार कमेंट करते हुए सब लोग आगे बढ़िएगा। तो अगर मैं भारत के इतिहास की बात करता हूं तो चलिए भारत के इतिहास का विभाजन आप समझ लीजिए। तो यहां पे मैंने लिख दिया, चलो भाई भारत, भारत का इतिहास। तो ध्यान से एक बार समझ लीजिए, अभी फिर पूरी पूरी की पूरी पीपीटी ध्यान से आपको दिखा देंगे सिस्टमेटिक। लेकिन पहले एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए कि भारत का इतिहास जैसे हमने कहा, तो भारत के इतिहास के आप तीन विभाजन करते हो। भारत के इतिहास के तीन विभाजन कौन कौन सा आप करने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करते रहिए सभी लोग, और इसका नोट्स वगैरह भी बनाते रहिएगा। तो अब पहला आपका कहलाता प्रागैतिहासिक काल। पहला आपका कौन सा हो जाएगा जी, तो ये आपका होगा प्रागैतिहासिक काल। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। और आप सब जानते हो कि इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं किसको जी, तो इसी के अंतर्गत हम लोग पूरे के पूरे पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करते हैं माय डियर। और दूसरा आपका कहलाता आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये हमारा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। और मैं पूछूंगा तीसरा कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो ऐतिहासिक काल होगा। चलिए मेरे भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तीसरा आपका हो गया ऐतिहासिक काल। ये तो हो गया भारत के इतिहास का विभाजन। अब इस विभाजन से थोड़ी सी मैं आगे बढ़ाऊं कि जब मैं कहूंगा कि प्रागैतिहासिक काल, तो आप कहेंगे सर पहले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल। तो पहला हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल। चार्ट को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत काम का है पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा क्या हो गया बताइए, तो दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग इस वाले हिस्से में, तो वो हो जाएगा हमारा नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल, तो ये हो जाएगा हमारा प्रागैतिहास के बारे में जाने में। अब अगर हम बात करेंगे भाई आद्य इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, तो आद्य इतिहास में दो चीजें हम अध्ययन करने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे सैंधव घाटी की सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता, सैंधव घाटी की सभ्यता। और दूसरा क्या पढ़ेंगे जी, तो दूसरा आप कहेंगे सर ये हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वैदिक सभ्यता हो गई। वैदिक सभ्यता के भी दो भाग होंगे जी, वैदिक सभ्यता के दो भाग होंगे। और वो दो भाग कौन कौन से हैं,
तो वैदिक सभ्यता में एक तो आपका ऋग्वैदिक काल कहलाता है, एक आपका क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ऋग्वैदिक काल, और दूसरा क्या होगा जी, तो दूसरा हमारा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल और ये हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। बहुत अच्छे से समझ लीजिए चीजों को। तो ऋग्वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल हो गया। अब हम आएंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो जब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं माय डियर, तो थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। तो देखिए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या होगा। ऐतिहासिक काल की जब हम बातें करते हैं तो यहाँ से हम अपने इतिहास को अब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब हम ऐतिहासिक काल आपको पढ़ाएंगे तो 3 हिस्सों में बांटेंगे, और एक हमारा क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास, हम केवल प्राचीन इतिहास लिख दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, क्योंकि हम भारत का इतिहास ही करा रहे हैं। दूसरा हमारा होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास हम दूसरा कर लेंगे। और तीसरा आप लोग कमेंट करके बोलो क्या होना चाहिए मेरे भाई, तीसरा होगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आधुनिक इतिहास। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा आधुनिक इतिहास। अब यहाँ से आपको एक बात समझने की, ये बातें तो हो गई, लेकिन ये जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी हमें क्या पढ़ना है, पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास और उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो जब हमने कहा था कि भाई देखिए, अब यहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास में जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है। तो पहले आप देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास हम आपको समझा देते हैं कि प्राचीन भारत में आपको क्या पढ़ना है। तो जब प्राचीन भारत के इतिहास का आप अध्ययन करिएगा, इनमें से कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं। प्राचीन भारत में जब आप आएंगे तो इसके कई हिस्से होने माय डियर। प्राचीन भारत में एक तो आप लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल, याद आया, मोटी मोटा लिख देता हूं। प्राचीन भारत में महाजनपद काल, तो महाजनपद काल का अध्ययन आप लोग करेंगे। फिर मगध साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन हो जाएगा हमारा, तो मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का अध्ययन हो जाएगा जी। इसी वाले पीरियड में हम मौर्य साम्राज्य को भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे जी, तो मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो मौर्योत्तर काल, बिल्कुल मौर्योत्तर काल को डिटेल में करेंगे हम। मौर्योत्तर काल के बाद हम आ जाएंगे गुप्त काल में। क्या पढ़ेंगे जी, तो यहाँ से हमारा ये गुप्त काल का अध्ययन होगा। फिर हम आ जाएंगे गुप्तोत्तर काल, या हम हर्षवर्धन काल कह देते हैं। तो सम्राट हर्षवर्धन का काल, सम्राट हर्षवर्धन का काल ही हो जाएगा। ये तो हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत अध्ययन कर लिया। फिर हम चलेंगे, तो हमने कहा था मध्यकालीन भारत। अब जब हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो मध्यकालीन भारत के 2 हिस्से होंगे। मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन भारत का इतिहास, अब इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 हिस्से में। और ये 2 हिस्से कौन कौन से होंगे, इनमें जो पहला हम करेंगे वो होगा पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यहाँ पे देखिए पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास या पूर्व मध्यकाल, सामान्यतः ये लिया जाता है 8वीं से 12वीं शताब्दी। तो 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है वह पूर्व मध्यकाल का आता है। अब इसमें भी आप ये जानिए, ये एक बार चार्ट समझ गए ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अब इसमें पूर्व मध्यकाल में आपको उत्तर भारत में किसका किसका अध्ययन करना है ये जान लीजिए आप। तो पहले आप बताइए कि इसमें उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश आप पढ़ने वाले हो, फटाफट कमेंट करिए। इसके तुरंत बाद दक्कन वाले क्षेत्र में किस किस का अध्ययन करेंगे, दक्कन वाले क्षेत्र में अध्ययन किसका होना चाहिए। इसके बाद माय डियर आपको दक्षिण भारत में आना पड़ेगा कि साउथ इंडिया में कौन कौन से राजवंश आपको पढ़ने हैं दक्षिण भारत में। आइए एक एक करके हम आपको बता दें। जब आप बात करेंगे उत्तर भारत में तो यहाँ पर आप राजपूत काल पढ़ेंगे। बोलिए भाई, तो यहाँ से आपको जितना मिलेगा ये राजपूत काल का अध्ययन होगा।
इसी में हम पाल वंश का अध्ययन करेंगे और गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन करेंगे हम। यहाँ पे दक्कन में हम आएंगे तो किसको पढ़ेंगे जी? तो चालुक्य वंश का इतिहास पूरी तरह पढ़ेंगे माय डियर। पल्लव वंश को नहीं भूल सकता, पल्लव वंश का अध्ययन करेंगे। फिर हमें राष्ट्रकूट वंश को पढ़ना चाहिए, तो फिर यहाँ से राष्ट्रकूट वंश का इतिहास हम कवर करेंगे। दक्षिण भारत में हम किसको पढ़ने वाले हैं? चेर, चोल, पांड्य। यहाँ चेर पढ़ेंगे, फिर हम चोल को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद में पांड्य पढ़ेंगे। चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल, पांड्य यानी ये संगम वंश हो गया। और इसी दक्षिण भारत में ही हम एक दूसरा चोल वंश पढ़ेंगे जिसको हम यहाँ शाही चोल वंश लिख देते हैं। शाही चोल वंश यानी जो आपका विजयालय के द्वारा स्थापित किया जाएगा। पुराना वाला चोल वंश करिकाल वाला और इस शाही चोल वंश विजयालय वाला जो 9वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी वाला शाही चोल वंश है, जिसमें राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अरिमोल वर्मन, परांतक प्रथम ऐसे शासक हुए हैं। ठीक है। अब जो दूसरा आपका होगा भाई, ये तो आपने कह दिया कि चलिए हमने पूर्व मध्यकाल में देख लिया उत्तर भारत, दक्षिण भारत और दक्कन का एरिया। दूसरा आपका उत्तर मध्यकालीन, तो ये पूर्व मध्यकाल था। अब ये आप दूसरा पढ़ोगे उत्तर मध्यकालीन भारत। तो जब हम उत्तर मध्यकाल आपको पढ़ाएंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 12वीं से लेके 18वीं शताब्दी का। तो 12वीं से 18वीं शताब्दी का जो भारत होगा वह उत्तर मध्यकाल कहलाएगा। अब चलिए हम इसको अगले पेज पे समझा दें कि यहां से हमने कहा कि भाई उत्तर मध्यकाल, टाइम क्या अभी बताई? तो उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास, और ये है आपका 12वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी का। तो 12वीं से 18वीं शताब्दी का जो समय है वो आपका उत्तर मध्यकाल कहलाता है। अब इस उत्तर मध्यकाल में क्या क्या पढ़ना है? फिर वही बात, इसके भी हम 3 हिस्से करेंगे, इसके भी 3 हिस्से करेंगे और तीनों को ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। इसके 3 हिस्सों में सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर भारत का अध्ययन करेंगे कि भाई उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश हैं। और मेरे साथियों सभी मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं एकाग्रता से? बीच में इसी नाते देखिए इधर नहीं हो रहे, पढ़ने का सही तरीका समझा रहे हैं आपको। और दूसरा मेरे साथियों हो जाएगा दक्कन। हम लोग लाइव में जितनी मस्ती करते हैं यहाँ उतना ही शांति दक्कन कर लेंगे। और लास्ट में हम आएंगे दक्षिण भारत में। लास्ट में यहाँ पर कहाँ पे आने वाले हैं? तो दक्षिण भारत में आ जाएंगे। अब जब हम दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्कन की बात कर रहे होंगे तो यहाँ देखिए उत्तर भारत में हम चौहान वंश को पढ़ेंगे। उत्तर भारत में हम किसको पढ़ेंगे जी? चौहान को। फिर हम इसी उत्तर भारत में पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ जाएंगे। तो इसी में दिल्ली सल्तनत का अध्ययन हो जाएगा। और इसी में भैया उत्तर भारत में ही हमको मुगल काल पढ़ना होगा। मुगल काल के साथ साथ यहीं पर हमें अंग्रेजों का अध्ययन भी कर लेना पड़ेगा, यानी पूरा अंग्रेजी साम्राज्य। तो अंग्रेजी साम्राज्य का अध्ययन भी हम यहीं से करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दक्कन में आएंगे तो खास तौर पे विजयनगर और बहमनी, विजयनगर और बहमनी जैसे राज्यों को हम दक्कन में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव, दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव, तो दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे जी? वारंगल के काकतीय वंश, तो यही काकतीय वंश लिख देता हूँ। वारंगल के काकतीय वंश को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ द्वार समुद्र के होयसल, द्वार समुद्र के होयसल का अध्ययन मैं यहाँ पर करूँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब देखिए इतनी चीजें अगर आपको ध्यान में आ गई तो बहुत आराम से आगे बढ़ते आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर सबका? अब बाकी आधुनिक भारत, आधुनिक भारत तो वही मैं कर सकता था, यही नीचे लिख देता हूँ। आधुनिक भारत में हमें अलग से बहुत कुछ करना नहीं, यही लिख देता हूँ मैं। जब हम मॉडर्न इंडिया में आएंगे तो मेरे भाई आधुनिक भारत में, जो आधुनिक भारत है
तो आधुनिक भारत का अध्ययन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? तो आधुनिक भारत में सामान्यतः औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। हालांकि हम 1950 और आज़ादी के बाद का भारत और विश्व इतिहास सब कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं। हमने एक सामान्य विभाजन आप लोगों को समझाया है ताकि आप ये जान पाएं कि वास्तव में हमारा जो इतिहास है वो किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपने इतनी चीज़ों को सिस्टमेटिक अपनी कॉपी पर बना लिया तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी इतिहास का सीक्वेंस समझने में। और फिर जब आप इसको समझ लेंगे ना तो फिर बड़े आराम से इनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्त्रियों की दशा, तो ये सारी चीज़ों को आपस में एक कंपेयर करके, कोरिलेट करके पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इससे इतिहास जहां आपका इंटरेस्टिंग होगा वहीं परीक्षा में आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें करना बहुत आवश्यक है। आइए जरा इन चीज़ों को अब पीपीटी के माध्यम से जल्दी से हम आपको रिकॉल करा दें और ये साथ ही साथ आपको दे देंगे। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। पूरा का पूरा जो चीज़ हमने समझाया है यहाँ मेरे भाई एक नोट में आपका हमने कंप्लीट किया। जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। भारत का ये इतिहास है, इसका 3 कालों में हमने विभाजन किया मेरे दोस्त। सबसे पहला हमने कहा कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल होगा। दूसरा मेरे भाई आपका आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और तीसरा आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका ऐतिहासिक काल हो जाएगा। इसमें हमने कहा था कि जो आपका ये प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल को हमने कहा मेरे भैया ये हम 3 हिस्से में डिवाइड करके इसको पढ़ने वाले हैं। एक हिस्सा हमारा है पुरा पाषाण काल का, दूसरा हिस्सा हमारा मध्य पाषाण काल का है और तीसरा हमारा नव पाषाण काल का है। फिर हमने कहा आद्य इतिहास में एक तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करेंगे और दूसरा हम वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। फिर आपको हमने कहा कि देखो जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांट करके अध्ययन किया जाता है अपने इतिहास के अंतर्गत। उनमें से एक आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जिसका समय सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व हम लोग रखते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का आपका ये समय यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि देखो भाई अब ऐतिहासिक काल होगा और अगर हम इस ऐतिहासिक काल का विभाजन करेंगे तो ये भी हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और 3 हिस्सों मेरे दोस्त, एक आपका हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास जिसे 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का अध्ययन हम करेंगे। दूसरा हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है जिसमें 712 से लेकर 1707 ईस्वी का अध्ययन करेंगे। और तीसरा हमारा आधुनिक काल है 1707 से लेकर के हम 15 अगस्त 1947 का अध्ययन करेंगे। हमने कहा मध्यकाल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। एक हमारा होगा पूर्व मध्यकालीन और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकाल में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का अध्ययन करेंगे और उत्तर मध्यकालीन में 12वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। हमने आपको ये बताया था कि पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम जिनका अध्ययन करेंगे उत्तरी भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। उत्तरी भारत में हमने कहा था राजपूत, पाल और प्रतिहार का अध्ययन करेंगे जी। दक्कन में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट का। तो दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल और प्राचीन चोल वंश के साथ साथ शाही चोल वंश का भी अध्ययन करेंगे। उत्तर मध्यकाल में उत्तर भारत में चौहान, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों का अध्ययन होगा। दक्कन में हम विजयनगर, बहमनी का अध्ययन करेंगे। दक्षिण भारत में देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय राजवंश और द्वार समुद्र के होयसल का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से जो आपने, ये तो हो गया आपका। इसके बाद आपको ये जानना था कि जो आपका प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में हम महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल का अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके इतिहास का डिवीजन आपके सामने हो गया। 2 बार हमने आपको रिवाइज करा दिया है। अब आप इसको अच्छे से देख समझ के आगे बढ़िए। आगे एक बहुत शानदार जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। इतिहास शुरू करने से पहले ये चीजें बार बार जब आप देखे समझे रहेंगे तो आपका जबरदस्त तरीके से तैयार रहेगा। अब इतना करने के बाद एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ हो। खासतौर पर वो विद्यार्थी जो एनसीईआरटी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, कम से कम वो सिस्टमेटिक तरीके से क्लास को पढ़ सकें। और अपनी लाइव प्रैक्टिस उनको बता दीजिए भैया 7 बजे कीर्तिमान एकेडमी पर डेली लाइव प्रैक्टिस होती है असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की।
और रात 10:15 पर कीर्तिमान अकेडमी ऑफिशियल वाले चैनल पर आपके टीजीटी पीजीटी जैसे लेवल पे हम बेहतरीन लाइव प्रैक्टिस कराते हैं। क्लास वीडियो फॉर्मेट में, प्रैक्टिस लाइव, तो पढ़ाई भी प्रैक्टिस भी। जब सब कुछ यही है तो कहीं क्यों और जाने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात है, सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ फ्री है। पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करिए। मेरे दोस्त फिर लौटता हूं, ये कितने काम की बात। बार बार पूछा जाता फलाने के गुरु कौन थे, फलाने के गुरु कौन थे, या फला किसका शिष्य है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप देते हो। चलिए, सब आपको जितने महत्वपूर्ण है सब रिवाइज करा दे रहा हूं, सब एक से बढ़कर एक, क्योंकि चीजें कई बार पढ़ने की है। तो आप तैयार कर लो। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से आप परिचित है, तो इनके गुरु का नाम आचार्य चाणक्य या कौटिल्य है। माई डियर, सिकंदर महान जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, इसके गुरु का नाम था अरस्तु। ये वही अरस्तु है जिसे आप राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, जिसने राजनीति विज्ञान को मास्टर ऑफ साइंस बोला था। तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। इसी प्रकार ए महादेव गोविंद रानाडे, यहां देखिएगा। इसी प्रकार से कबीर के गुरु कौन थे जी, तो ये रामानंद थे। कबीर के गुरु रामानंद हो जाएंगे। और सूरदास के गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु हैं कौन, रैदास। रैदास, तो रैदास के गुरु का नाम रामानंद, और रामानंद के गुरु का नाम है राघवानंद। दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का यहाँ पे याद रखिए कि पूरा नाम कंप्लीट है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके गुरु का नाम है स्वामी ब्रजानंद या स्वामी बिरजानंद। स्वामी ब्रजानंद या स्वामी बिरजानंद, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि। तो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु नरहरि हो गए। सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं कौन, तो ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन है, सीआर दास, चितरंजन दास, जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी। लेकिन इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। वहीं पे ए ओ ह्यूम, कौन ह्यूम, वो ह्यूम जिसने कांग्रेस की स्थापना किया, उसके गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। रविन्द्रनाथ टैगोर अपना गुरु मानते थे बंकिम चंद्र चटर्जी को। तो भगवान गौतम बुद्ध के रामपुत्र के अलावा आलार कालाम भी उनके गुरु माने जाते, तो हमने एक को यहाँ पर चुना है। उम्मीद है कि ये सब चीजें आपकी बहुत काम की हैं, बहुत काम की। मेरे भाई कुछ और हैं, शिवाजी महाराज, तो दादाजी कोंडदेव, बिरसा मुंडा, आनंद पांडे, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस, तानसेन, तानसेन याद है ना, अकबर के नवरत्न थे ये। रामतनु पांडे इनका मूल नाम है। तो मोहम्मद गौस, शौकत अली, इनके गुरु बाल गंगाधर तिलक हैं। और जहांगीर जिससे प्रभावित है, जो गुरु मानता है अहमद फारूक सरहिंदी को। औरंगजेब प्रभावित रहा शेख मासूम से। और अमीर खुसरो के गुरु रहे निजामुद्दीन औलिया, जिसने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। बहुत बढ़िया। इसके बाद माय डियर, कुछ महापुरुषों के उपनाम मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो जरा इन उपनामों को एक बार देख लीजिए, बहुत काम के हैं ये सब। जितने उपनाम देख पा रहे हैं ना, ये सब बहुत काम के हैं आपके लिए। चलिए अब इनको देखिएगा कि यहाँ पे कुछ महापुरुषों के उपनाम। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो आचार्य कौटिल्य को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का मिल्टन अश्वघोष। भारत का कांट धर्मकीर्ति। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को। भारत का सिकंदर या द्वितीय सिकंदर या सिकंदर एक सानी तो अलाउद्दीन खिलजी को। भारत का ग्लैड स्टोन बार बार पूछा है, ये है दादा भाई नौरोजी। और भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इसी प्रकार से भारत का बिस्मार्क, तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके लिए कहा जाता आज एकीकृत भारत आप देखें तो कहीं कहीं पटेल की ही देन है। भारत का जॉन ऑफ आर्क रानी गडनल्यू, जिनको रानी की उपाधि किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
उसी प्रकार से भारत की कोकिला तो सरोजनी नायडू हैं। स्वर कोकिला तो ये कहा जाता है लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर आपको याद होगा कि भारत की एक महान गायिका रही हैं, और महान गायिका होने के साथ साथ लता मंगेशकर को भारत सरकार ने भारत रत्न से भी नवाजा था। ये भारत रत्न थी, और वो भारत रत्न 2001 में दिया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ। तो जितने बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उनको एक साथ हमने कर लिया है। फिर जब क्लास पढ़ाएंगे फिर वो चीज़ें आपको पढ़ाते जाएंगे तो चीज़ें आपकी बार बार रिकॉल होती चली जाएंगी। अब कुछ महापुरुषों के बचपन के नाम क्या थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बचपन के इनके नाम क्या, कई बार पूछा जाता है। तो स्वामी राम तीर्थ का नाम क्या था? तीर्थ राम। स्वामी विवेकानंद का नाम तो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, यानी 60 में नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इनके बचपन का नाम है गदाधर। भगवान महावीर का वर्धमान। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। और रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिसे आप कहते हैं 1857 के विद्रोह, जिसको जनरल हीरो ने कहा कि यहाँ सोई हुई महिला क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है, तो इनका बचपन का नाम छबीली या मनु था। ये हो गया आपका। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव है। वहीं महात्मा गांधी को बचपन में उनके घर वाले क्या कहते थे? मोनिया। बचपन में उनके घर वाले क्या कहते थे? मोनिया। तो याद रखिएगा, मोनिया मतलब मोहनदास। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। और तात्या टोपे का रामचंद्र राव है ना, या रामचंद्र पांडुरंग, तो ये हो जाएगा तात्या टोपे का नाम। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि, रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि। भगत सिंह का क्या नाम है? भाग्यवान। आदि गुरु शंकराचार्य का नाम शंकर। और भगनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता यानी मार्गरेट। तुलसीदास राम बोला। चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित यानी निमाई। और बंदा बैरागी सिखों का पहला राजनीतिक नेता, जिसकी हत्या फरुखशियर के द्वारा हाथी के पैरों के तले कुचलवा के की गई। मेरे दोस्त बंदा बैरागी, तो ये इसके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। ईसा मसीह इमानुएल इनका नाम है। और राजा बीरबल जो अकबर के नौरत्नों में शामिल हैं, उनका बचपन का नाम या मूल नाम क्या है? महेश दास है। अब एक और मजेदार बात बताने वाले, प्रमुख नगरों के संस्थापक कौन कौन रहे, जरा इनको जान लीजिए। यहां से भी सवाल आपके आते हैं। तो आते हैं मेरे भाई, आज के सेशन के बारे में जबरदस्त कमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने इस पे मेहनत बहुत की आपके लिए। मेरे भाई, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा, नजीबाबाद नजमुद्दौला के द्वारा, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, तो जयपुर सवाई जय सिंह ने, बीकानेर राव बीकाजी के द्वारा, फिरोजाबाद या हिसार फिरोज शाह तुगलक, पाटलिपुत्र या पटना उदयन या उदयभद्र जो कि अजातशत्रु का बेटा और हरियंक वंश का शासक था। ये गंगा सोन नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई। श्रीनगर के हिसाब से कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार माना जाता है कि सम्राट अशोक ने बसाया। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अमृतसर गुरु रामदास, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, और राजगृह की स्थापना जो है वो मानी जाती है बिम्बिसार के द्वारा। ये हरियंक वंश का संस्थापक। इसी प्रकार से हिसार फिरोज शाह तुगलक, मद्रास यानी चेन्नई फ्रांसिस मार्टिन, फतेहपुर सीकरी अकबर, अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम, शाहजहानाबाद शाहजहां, मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां, जोधपुर राव जोधाजी, इंदौर मल्हार राव होलकर, कलकत्ता जाप चारनाक, अजमेर अजय पाल चौहान, अजीमाबाद शाह अजीम, भरतपुर सूरजमल जाट नेता हैं ये, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, चित्तौड़गढ़ चित्रांगद मौर्य, अवध सादत खां बुरहानुल मुल्क यानी सादत खां। अच्छा, अवध तो हो गया। फिर डूंगरपुर रावल डूगपुर या डूंगरपुर रावल बीर सिंह, हैदराबाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, खिजराबाद खिजर खां, जैसलमेर महारावल जैसल सिंह, मान्यखेट अमोघ वर्ष प्रथम, पांडिचेरी फ्रैंकोइस मार्टिन, किशनगढ़ किशन सिंह राठौर, प्रतापगढ़ प्रताप सिंह बहादुर, रतनगढ़ सूरज सिंह, मुंगेर मीर कासिम, सूरतगढ़ सूरज सिंह, उम्मेदनगर उम्मेद सिंह, डिंडीगुल हैदर अली उदयपुर कौन करेगा?
तो राणा उदय सिंह, भोपाल भूपाल शाह सल्लम गोंड, हस्तिनापुर हस्तिन के द्वारा, बादामी बादामी या वातापी पुलकेशिन प्रथम, दिल्ली अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, नई दिल्ली एडवन लुटियंस, वो डिजाइनर है इस नाते लिखा गया है। इसी प्रकार से गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, कालपी वासुदेव, अहमदनगर अहमद निजाम शाह एंड भोजपुर राजा भोज, भिलसा सम्राट अशोक माना जाता है, धौलपुर ये होगा धवल देव तोमर, लखनऊ आसफुद्दौला, बुरहानुपुर मलिक नासिर खान, मलिक नासिर खान, इलाहाबाद जिसे अब हम प्रयागराज मानते हैं तो ये अकबर। इसी प्रकार से झांसी वीर सिंह देव, महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई, वातापी विदिशा पीछे आपको बता ही चुके हैं तो इसकी चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, वातापी अलग विदिशा अलग है। तो मेरे भाई ये हो गया। तो आज का जो सेशन था इस बात पर ही आपके लिए आधारित रहा, और मजेदार बात ये बताऊं कि जो अगली कल की क्लास लेके आने वाला हूं इतनी बेहतरीन है कि आप सोच नहीं पाओगे। जितने भी पूरे इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हैं, सोचिए इतिहास शुरू करने से पहले हर उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर हमने चर्चा कर ली है। जब पढ़ाएंगे तो बातें आपको याद आएगी। तो पूरे भारत के जितने महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो, इसके अलावा बहुत कुछ शानदार तरीके से हम इसमें पढ़ाएंगे। इसके बाद तब जाके शुरू करेंगे इतिहास के स्रोत। सोचिए 4 लेक्चर अभी तक हो गया इतिहास के परिचय में। आज का सेशन कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, इसमें कंजूसी मत करिएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी अपने व्यस्त समय में पूरी अपना बेस्ट देने की कोशिश की, मेहनत की है, ताकि आप में से एक एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो, हम आप तक पहुंचे। आप अपने सभी दोस्तों तक इसलिए पहुंचाइए ताकि उनका भी सिलेक्शन हो, वो भी जीवन में आगे बढ़े, राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक बनकर अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।